Hello everybody, welcome to Mind Eyes. We are presenting before you the current affairs of 16th December 2023. Now these are very important for changing pattern of BPSC exam as well as UPSC point of view. So let's take a look at the important current affairs of the day along with the important concept associated with it. So moving on to our first topic. So the first topic talks about the outbreak of Kyasanur forest disease. नाउ क्या है क्यासानूर फॉस डिजीज़? ये एक वायरस है। शॉर्ट फॉर्म इसका KFD होता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर क्यासानूर फॉरेस्ट रेंज ऑफ कर्नाटका वेयर इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड। थोड़ा और जान लेते हैं KFD के बारे में। इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज़। इसका मतलब इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन एज वेल एज वाइस वर्सा, ह्यूमन टू एनिमल। कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ के जूनोटिक डिजीज आर इबोला वायरस एज वेल एज HIV वायरस। HIV वायरस अर्लियर स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, नाउ ये ह्यूमन वायरस है। KFD are caused by a tick known as Hemia physalis spingera। इसको मंकी डिजीज और मंकी फीवर भी कहते हैं क्योंकि लंगूर्स में ये पाया जाता है। So this was all about Kyasanur forest disease. Moving on to our next topic. Next topic talks about the launching of India's fastest solar electric boat known as Barracuda in Kerala. तो जान लेते हैं बैराकूडा के बारे में। बैराकूडा इज एक्चुअली सोलर पावर्ड विच मीन्स इट इज़ इको फ्रेंडली एंड कैन बी यूज फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। बैराकूडा इज एक्चुअली अ नेम ऑफ अ फिश। क्लियर? किसने डेवलप किया इसको? इट वॉज डेवलप्ड बाय माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। ये इंडियन कंपनी है, शिप बिल्डिंग कंपनी है बेस्ड इन मुंबई। सिमिलरली another Indian shipbuilding company is Garden Ridge Shipbuilders based at Kolkata. It was also developed by a startup known as Navalt. Navalt is a startup. This startup has won the world's best startup award मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी। कहाँ? एट बर्लिन स्टार्टअप फेस्टिवल। तो याद रखेंगे ये स्टार्टअप इंडियन स्टार्टअप इनोवेशन का भी एक एग्जाम्पल है। क्लियर? मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्या पर्पस है इसका? टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड। We all know that we Indians love gold and because of which the Indian government has to import gold in large quantities. तो इस डिमांड को रिड्यूस करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। जान लेते हैं थोड़ा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। These are nothing but government securities issued under Government Security Act 2006 which carries a denomination in a gram of gold। इसका मतलब what गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर लॉन्च्ड बाय बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंटल लोन। क्यों लॉन्च करती है? ताकि टू फंड दियर प्रोजेक्ट्स। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सिक्योरिटी निकालती है? जैसे कि ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड होता है 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। उसी तरह लेस देन 91 डेज मैच्योरिटी पीरियड के बिल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। इसका मैच्योरिटी 91 डेज से कम है तो शॉर्ट टर्म कह सकते हैं आप। उसी तरह एक लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज़ है उसको कहते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो जिसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स से 40 ईयर्स है। तो क्या पर्पस है पीपल इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़? पहला कि एक इंटरेस्ट रेट मिलता है और दूसरा कि ये मिनिमल रिस्क है, इसमें रिस्क बहुत कम है। तो याद रखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज बाय बोथ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल। एग्जाम्पल्स आर ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स एंड डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ हु आर द एजेंसीज हु सेल दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स?
It is sold by the nationalized bank, post offices as well as stock holding corporation of India. क्या बेनिफिट है एसजीबी खरीदने का rather than the physical gold? First, it eliminates the cost as well as the risk of storage. आपको जो रिस्क होता है गोल्ड को स्टोर करने में एज वेल एज जो खर्च लगता है वो आपको नहीं लगेगा। दूसरा, मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको उसी मार्केट वैल्यू पर आपको प्राइसेस मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो सेकेंडली क्या है कि द इन्वेस्टर्स आर एश्योर्ड ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और थर्ड क्या है, जैसे आप गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं। और तीसरा एडवांटेज क्या है कि जो गोल्ड बनाने में जो मेकिंग चार्जेस लगते हैं वो आपको नहीं लगेंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बाइंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, कि क्या कोई रिस्क है इन बाइंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? देयर माइट बी लॉस ऑफ कैपिटल लॉस अगर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड डिक्रीज करता है तो। क्लियर? हु आर एलिजिबल टू बाई एसजीबी? एनी इंडिविजुअल, इंडियन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। क्या कोई इसका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है? मिनिमम लिमिट है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड और मैक्सिमम लिमिट है 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स, 4 kg फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 20 kg फॉर ट्रस्ट। तो याद रखेंगे मिनिमम वैरी करता है फ्रॉम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 kg for individual as well as HUF, Hindu Undivided Family, and 20 kg for trust. So these was all about sovereign gold bond. Moving on to the next topic. Next topic talks about the receiving of MH-60R Romeo helicopter by Indian Navy. इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि किसने लॉन्च किया है ये? It has been built by the US defense major Lockheed Martin, and it is one of the world's most maritime helicopter equipped with anti-surface warfare as well as anti-submarine warfare. Now let's move on to the next topic. Next topic talks about the Indian candidate Uma Shekhar, elected to the Governing Council of International Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT. Now जान लेते हैं UNIDROIT क्या है। इट इज़ एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और क्या के फॉर्मेशन में? इंटरनेशनल कन्वेंशन और कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर है बेस्ड इन रोम। कब स्टैब्लिश किया गया था? इट वॉज स्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1926 एज पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन। It was re-established in the year 1940. नंबर ऑफ मेंबर्स इसके हैं 65 मेंबर्स। तो जैसा कि हमने बताया कि जो यूनिड्रॉइट है इट वाज established अंडर लीग ऑफ नेशन। तो लेट्स नो व्हाट आर लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस को आप यूनाइटेड नेशन का प्रीकर्सर कह सकते हैं। मतलब बिफोर यूनाइटेड नेशन अगर कोई बॉडी थी जो वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने की कोशिश करती थी, दैट वाज लीग ऑफ नेशन। तो लेट्स नो व्हाट इज लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। कब स्टैब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1920 अंडर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। क्लियर? वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड था 1914 to 1918. Who was the brainchild behind the formation of League of Nations? It was US President Woodrow Wilson, and he also received Nobel Peace Prize. Clear? So this was about UNIDROIT. Moving on to the next topic. Next topic talks about the passage of Maharashtra Lokayukta Bill 2022 by Maharashtra Legislative Council. तो इसमें ये जान के रखना है कि what is लोकायुक्ता। लोकायुक्त जो होता है दे इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड कंप्लेन्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। क्लियर? तो स्टेट लेवल पे लोकायुक्त होता है और नेशनल लेवल पे लोकपाल होता है। क्लियर? लोकायुक्त या लोकपाल को इंग्लिश में ओम्बड्समैन कहते हैं।
Clear? So in India, the first state to establish Lokayukt was Maharashtra. Please note, in the year 1971, important for exam, and it was followed by Odisha. Odisha was the second state to establish Lokayukt. And the concept of Lokayukt, Lokpal या ombudsman first originated in year 1809 कहाँ? स्कैंडिनेविया में, इन द कंट्री ऑफ स्वीडन. क्लियर? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि कब से लोकायुक्त या लोकपाल का ओरिजिन है. फॉर द फर्स्ट टाइम to set up a constitutional ombudsman was formulated by law minister of India Ashok Kumar Sen in the parliament. तो आप कह सकते हैं कि पहली बार इसकी बातचीत अशोक कुमार सेन ने स्टार्ट की थी. एंड द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त वॉज कॉइंड बाय डॉक्टर एल.एम. सिंघवी. कौन से ईयर में? 1963. 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का भी ये रिकमेंडेशन था टू सेट अप ओम्बड्समैन एट सेंट्रल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल. सेंट्रल लेवल पे लोकपाल, स्टेट लेवल पे लोकायुक्त. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का पर्पस याद रखें क्या करने के लिए है? टू रिवैम्प क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुधार लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का गठन किया जाता है. सो सेकेंड एआरसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2005. उनका भी यही रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग द enactment of लोकायुक्त एट द स्टेट एंड लोकपाल एट द सेंट्रल लेवल. सेकेंड एआरसी याद रखेंगे वॉज हेडेड बाय वीरप्पा मोइली. Similarly, in the year 2000, National Commission for the Review of the Working of the Constitution (NCRWC) was constituted by Atal Bihari Vajpayee government. Headed ये कमेटी कौन हेड कर रहा था? It was headed by the former Chief Justice of India Venkat Chalia. So it is also known as Venkat Chalia Commission, and it also requested for the same, for the appointment of Lokpal and Lokayukt. The demand for Lokpal and Lokayukt got a major boost after the Anna Hazare movement in the year 2011. इसके वजह से क्या हुआ? लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल इंट्रोड्यूस किया गया एंड इट बिकेम अ लॉ इन द ईयर 2013. लोकपाल के बारे में जान लेते हैं. लोकपाल members as well as chairperson will be appointed by a selection committee. So who are the members of selection committee? It includes the Prime Minister, who will act as a chairperson of the selection committee. It will also include Speaker of Lok Sabha, leader of opposition in Lok Sabha or the leader of the largest opposition party in Lok Sabha, Chief Justice of India or any judge nominated by him, plus one eminent jurist in the eyes of President. Clear? So these are the members of selection committee. Now जो लोकपाल है वो किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करेगी केसेस? अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज लाइक प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज गवर्नमेंट स्टाफ ऑफ ABCD ग्रुप्स. क्लियर? तो याद रखेंगे, इट इन्वेस्टिगेट्स द corruption against these following public functionaries. What are the composition of Lokpal? It consists of a chairperson plus 8 other members. Out of those 8 members, 4 will be belonging from judiciary. It will also contains members of scheduled castes, scheduled tribes, OBC, minorities as well as women. Clear? Moving on to the next part. जैसे कि नेशनल लेवल पे लोकपाल है, वैसे स्टेट लेवल पे क्या है? लोकायुक्त. तो लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट based on the recommendation of selection committee. Now this selection committee will be headed by Chief Minister, who will be the chairperson, and Deputy Chief Minister will be the vice chairperson of the committee. Who will be the other members of the selection committee? Chairman of the Legislative Council, Speaker of the Legislative Assembly, Leader of Opposition of both the houses, as well as the Chief Justice of the High Court. Who has the power to remove the chairperson as well as the members of the Lokayukt? Governor. Only the governor can remove the chairperson or the members
after an inquiry conducted by High Court. Similarly, in the case of Lokpal, the members of Lokpal or as well as the chairperson of Lokpal can be removed by the president based on the inquiry of Supreme Court on charges of misdemeanor, etc. Clear? Now let's move on to our next topic. So India has collaborated with Tax Inspector Without Borders and UNDP to aid St. Lucia in strengthening its tax administration by transferring technical knowledge and skills. सेंट लूसिया क्या है? सेंट लूसिया एक कैरिबियन आइलैंड की कंट्री है. तो इंडियन अथॉरिटीज़ विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग इट्स टैक्स स्ट्रक्चर. लेट्स नो अबाउट टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा एंड ओईसीडी के द्वारा. यूएनडीपी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ओईसीडी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ये जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015. पर्पस क्या है? वाई वॉज इट लॉन्च्ड? टू हेल्प और इम्प्रूव द ऑडिटिंग कैपेसिटी एंड द कॉम्प्लायंस कैपेसिटी ऑफ मल्टीनेशनल इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो याद रखेंगे, टैक्स स्ट्रक्चर को क्या करना है? स्ट्रेंथन करने के लिए, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके लिए टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विथ या इन इनिशिएटिव, जॉइंट इनिशिएटिव विथ यूएनडीपी एज वेल एज ओईसीडी. ओईसीडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के खासकर जान लेंगे. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 38 कंट्रीज. It was established in the year 1960, initially by 20 countries, जिसमें 18 यूरोपियन के कंट्रीज थे प्लस यूनाइटेड स्टेट्स प्लस कनाडा. What is the function of OECD? OECD publishes many economic reports, statistical data, analysis as well as forecast. इसका पर्पस या गोल है to foster prosperity, equality, opportunity and well-being for all. Headquarter is in Paris, France. ये OECD multiple reports publish करती है which is very important for exam point of view. One of the famous report is OECD Economic Outlook. Other reports are International Migration Outlook, Internet Economic Outlook. Please remember, important for exam point of view. Next current affairs deals with Indian leaders paying homage to the soldiers who fought in 1971 war on the occasion of 52nd विजय दिवस. इसमें याद रखेंगे विजय दिवस कब सेलिब्रेट होता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन December 16 टू ऑनर द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज ओवर पाकिस्तान. कौन से वार में? 1971 वॉर में. बांग्लादेश में इसे विजय दिवस और विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. तो थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं 1971 के टाइम का. We all know that Bangladesh was the part of East Pakistan, and East Pakistan was under the charge of Yahya Khan, and he committed the worst ever genocide against the people of Bangladesh. इसके वजह से large number of refugees कहाँ आने लगे? They started coming back to India, जिसकी वजह से इंडिया में एक रेफ्यूजी क्राइसिस डेवलप कर गया. उस वक्त द ट्रिगर फैक्टर वॉज क्या? कि ट्रिगर फैक्टर वॉज कि शेख मुजीबुर रहमान हु बिलोंग टू द अवामी लीग पार्टी, दे वॉन द इलेक्शंस इन ईस्ट पाकिस्तान. याद रखेंगे अवामी लीग आज भी रूलिंग पार्टी है बांग्लादेश का, एंड इट इज़ लेड बाय शेख हसीना हु इज़ द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान. So, because of the developing refugee crisis and genocide by Yahya Khan, Indira Gandhi has to intervene. So, Pakistan on December 3, 1971 started launching airstrike on 11 Indian air bases, due to which India declared war on Pakistan. Indian armed forces was led by General Sam Manekshaw. Indian Navy started executing the Operation Trident, and under which it targeted successfully the Karachi port. After a 13-day battle,
Pakistan surrendered on 16th December 1971 with 93,000 Pakistani soldiers, which we can term as the most substantial military surrender post World War II. Clear? It was surrendered by Ab- Amir Abdullah Khan Niazi of Pakistan, an Indian side who accepted the terms of surrender from Pakistan was Jagjit Singh Arora. Clear? Sam Manekshaw was the chief of the army staff during that time, and he was the first Indian army officer to be promoted the rank of field marshal. विजय दिवस से थोड़ा डिफरेंस रहता है करगिल विजय दिवस का. कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 26 to celebrate India's victory against Pakistan in the year 1999. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कुछ ऑपरेशंस जो इंडियन आर्मी, नेवी एज वेल एज एयर फोर्स ने कंडक्ट कर रहा है. तो जान लेते हैं. ऑपरेशन पोलो वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी in the state of Hyderabad to free Hyderabad from the clutches of Nizam. Operation Vijay किस लिए? To free Goa from Portuguese rule. Operation Cactus Sealy in the year 1971, it was launched by Indian Air Force in East Pakistan. Operation Trident in the year 1971, as we discussed earlier, Indian Navy targeted the Karachi harbor port. Operation Meghdoot 1984 to capture the Siachen Glacier, and Indian Army was successful in capturing the Siachen Glacier. Next comes Operation Blue Star in the year 1984 against the Khalistan separatists hiding in Golden Temple, Amritsar. Operation Cactus 1988 to defend the Maldivian president M.A. Gayoon. So please remember it was launched in Maldives. Operation Rajiv, again it was launched in Siachen area. Operation Pawan in 1987 by Indian peacekeeping force against LTTE in Sri Lanka. Operation Vijay, we all know 1999 in Kargil against Pakistan. Operation Safed Sagar, it was launched in the year 1999 during Kargil conflict by the Indian Air Force. Operation Talwar in the year 1999 by Indian Navy during Kargil conflict against Pakistan. Operation Parakram, you can call it as the biggest military drill conducted on December 13, 2001 after attack on Indian Parliament by Pakistan-based militants. And Operation Black Tornado in the year 2008. It was conducted by NSG Commando to flush out the terrorists who attacked Mumbai during 27/11 attacks. Clear? So we also take the example of few HADR missions conducted by Air Force and Navy. What are HADR missions? Humanitarian assistance and disaster relief. So what happens if there is some calamity or war occurs in different parts of the world? Indian Air Force and Indian Navy, they help bring the Indian citizen as well as foreign nationals to safety. So let's take a note at some of the important operations. Operation Maitri was launched in the year 2015. It was a rescue and relief mission in the earthquake hit Nepal. Operation Sankat Mochan in the year 2016 by Indian Air Force in South Sudan to evacuate Indian citizens as well as foreign nationals. Operation Insaniyat, in which humanitarian assistance was provided to Rohingya Muslims residing in the Bangladesh. Operation Bandar, in the aftermath of Pulwama attack, Indian Air Force launched an attack on Balakot. Similarly, next comes Operation Ganga. Operation Ganga was launched in the year 2022 to evacuate Indian students as well as citizens from Ukraine after Russia attacked Ukraine. Operation Dost was launched in the year 2023 in Turkey and Syria after they suffered massive earthquake. Some HADR missions launched by Indian Navy are Operation Rahat in the year 2015
during Yemen crisis. Operation Nistar in the year 2018, again against Cyclone Mekinu during in the Yemeni island of Socotra. Operation Madad in Kerala during massive flood in next Operation Madad in Kerala in the year 2018 after Kerala suffered heavy flood. Operation Samudra Setu in the year 2020 to help bring Indian citizens affected by COVID-19 pandemic. So moving on to the last topic of the day, last topic talks about the SBI raising its MCLR by 10 basis point. Now important thing to note for exam point of view is what is MCLR. MCLR is the minimum lending rate below which a bank is not permitted to lend. कह सकते हैं कि जो बैंक जो आपको लोन देती है तो जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करेगी उसको क्या कहते हैं MCLR और ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स पर वैलिड है क्लियर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016 एंड बाय RBI तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है याद रखेंगे एक होता है MCLR और एक होता है बेस रेट So there is a difference between MCLR and base rate. MCLR is determined by repo rate. On the other hand, base rate is not determined by repo rate. We all are familiar with repo rate. What is repo rate? आप कह सकते हैं it is the interest charged by the central bank. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन RBI. It is the interest charged by RBI for borrowing from them टू द सेंट्रल बैंक जब भी कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RBI से बोरो करती है RBI चार्जेस इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट इज नोन एज रेपो रेट अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इन्फ्लेशन है इकॉनमी में तो RBI क्या करेगी रेपो रेट को बढ़ा देगी सो दैट मनी क्या हो मार्केट्स में कम हो जाए मनी सर्कुलेशन डिक्रीजेस इन द मार्केट और उसी तरह अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो RBI want to pump more money into the market it will reduce the borrowing cost and hence reduces the repo rate clear tha so this was the complete list of current affairs for the day please stay tuned to Mind IAS for similar updates thank you